नमस्कार दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइड। वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइड। वर्ग 15 के तत्व हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर EH3 हाइड्राइड बनाते हैं। इस प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। वर्ग 15 के तत्वों की सामान्य संयोजकता कितनी होती है? 3। और हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 1। वर्ग 15 के तत्वों को E से प्रदर्शित करते हैं और वर्ग 15 के तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं और हाइड्रोजन और वर्ग 15 के तत्व आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़कर EH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। तो जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो हम 3 को इधर लिखते हैं और 1 को इधर लिखते हैं। तो किस प्रकार का हाइड्राइड बनता है? EH3 इस प्रकार का हाइड्राइड बनता है। इसे आप ट्राई हाइड्राइड बोल सकते हो। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 3 है। हाइड्राइड की आकृति, इनकी आकृति त्रिकोणीय पिरामिडी होती है, जिसे अंग्रेजी में ट्राइगोनल पिरामिडल शेप कहते हैं। इनमें केवल 3 बंद होते हैं और ये तीनों बंद इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि एक पिरामिड बन जाता है। इस तरह से एक पिरामिड बन जाता है। पिरामिड का निचला हिस्सा इस तरह से त्रिभुजाकार होता है, जिसे हम कह सकते हैं त्रिकोणीय, और ऊपर इस तरह से एक पिरामिड होता है। तो इस आकृति का नाम त्रिकोणीय पिरामिडीय आकृति होता है। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हाइड्रोजन के साथ करता है। सभी वर्ग 15 के तत्व 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हाइड्रोजन के साथ करके 3 सहसंयोजक बंध बनाते हैं। इन 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग नहीं लेते, तो इन इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है एकाकी युग्म। अंग्रेजी में इनको लोन पेयर कहा जाता है। NH3 में 2 बंधों के बीच का बंध कोण अधिक होता है, जबकि PH3 में बंध कोण कम होता है। बंधों के बीच का कोण कम होता है। तो इसका कारण क्या है? इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। इस वीडियो के अंत में हम समझेंगे कि इसका कारण क्या है। अभी हमें बंध लंबाई को समझना है। नाइट्रोजन के हाइड्राइड से बिस्मथ के हाइड्राइड तक जाते हैं तो बंध लंबाई लगातार बढ़ती है। वर्ग 15 का तत्व और हाइड्रोजन, तो इन बंधों की लंबाई लगातार बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? NH3 में बंध लंबाई कम होती है, PH3 में बंध लंबाई अधिक होती है। तो क्यों होती है? एग्जाम में पूछा जाता है। NH3 इसे हम अमोनिया बोलते हैं, PH3 को फॉस्फीन, ASH3 को आर्सिन, इसे स्टीबिन और इसे बिस्मथीन कहा जाता है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है। नाइट्रोजन का परमाणु आकार छोटा होता है, बिस्मथ का परमाणु आकार बड़ा होता है और सभी के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है। हाइड्रोजन का आकार बराबर होता है। छोटे आकार का नाइट्रोजन परमाणु हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, तो दोनों परमाणुओं के बीच की यह दूरी कम होती है। क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु आकार छोटा है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच की दूरी कम होती है। बिस्मथ का परमाणु आकार बड़ा है, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो जब परमाणु आकार बढ़ता है तो दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है, तो बंध लंबाई बढ़ती है। वर्ग में नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, अतः
EH बंध लंबाई बढ़ती। वर्ग 15 के तत्व और हाइड्रोजन परमाणु इनके बीच जो बंध होता है उस बंध की लंबाई वर्ग में नीचे जाने पर बढ़ती है और उसका कारण है परमाणु आकार बढ़ता है। बंध लंबाई बढ़ने से क्या होता है? बहुत कुछ होता है। बंध वियोजन ऊर्जा, बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा को बंध वियोजन ऊर्जा कहते हैं। जिस बंध की लंबाई अधिक होती है, बंध लंबाई अधिक होती है, तो उस बंध को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब बंध वियोजन ऊर्जा कम होती है। बंध वियोजन ऊर्जा और बंध लंबाई में उल्टा संबंध होता है। बंध लंबाई बढ़ती है तो बंध दुर्बल हो जाता है और दुर्बल बंध को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो बंध वियोजन ऊर्जा कम हो जाती है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्राइड की बंध वियोजन ऊर्जा घटती है, कम होती है। सबसे अधिक बंध वियोजन ऊर्जा NH3 में होती है और सबसे कम बंध वियोजन ऊर्जा BiH3 की होती है। अम्लीय और क्षारीय गुणों की बात करते हैं। तो एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, मतलब NH3 से BiH3 की ओर जाने पर अम्लीय गुणों में वृद्धि होती है, परंतु क्षारीय गुणों में कमी होती है। हम यहाँ पर पहले क्षारीय गुणों की बात करेंगे। वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइड में हमने क्या देखा था? इन तत्वों पर एकाकी युग्म होता है। वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइड लुईस क्षार होते हैं क्योंकि इनमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जिसे ये दान कर सकते हैं। लुईस के अनुसार वे सभी पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, दान करते हैं, लुईस क्षार होते हैं। तो ये सभी हाइड्राइड लुईस क्षार होते हैं। परंतु एक वर्ग में नीचे जाने पर क्षारीय गुणों में कमी होती है। क्षारीय गुणों में कमी का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले लुईस क्षार होते हैं। NH3 में इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति अधिक होती है, तो इसमें क्षारीय गुण अधिक होते हैं। और BiH3 में इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति कम होती है, तो इसमें क्षारीय गुण कम होते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्षारीय गुणों में कमी होती है, और जब क्षारीय गुणों में कमी होती है तो कौन से गुणों में वृद्धि होती है? अम्लीय गुणों में वृद्धि होती है। BiH3 अधिक अम्लीय होता है और इसमें क्षारीय गुण कम होते हैं। NH3 अधिक क्षारीय होता है और इसमें अम्लीय गुण कम होते हैं। अमोनिया में क्षारीय गुण फॉस्फीन की तुलना में अधिक होते हैं। कारण बताइए। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इसका कारण समझते हैं। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, परमाणु आकार बढ़ता है। आकार बढ़ने से होता क्या है? आकार में वृद्धि से इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी होती है। आप यहाँ पर देख सकते हो, इन सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है, बिस्मथ का आकार बड़ा होता है, परंतु सभी के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बराबर होती है। छोटे आकार में 5 इलेक्ट्रॉन, बड़े आकार में 5 इलेक्ट्रॉन। तो क्या आप बता सकते हो इन दोनों में से किसका इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा? जब परमाणु का आकार छोटा होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। एक छोटे स्थान में इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, और जब परमाणु का आकार बड़ा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, क्योंकि एक बड़े क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते हैं और उस बड़े क्षेत्र में से हम इसी तरह का एक छोटा क्षेत्र निकालते हैं, तो छोटे क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है। छोटे परमाणु का इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा और बड़े परमाणु का इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा।
तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार में वृद्धि होती है, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी होती है। और जिनका इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है उनमें इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति कम होती है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहते। और इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति कम होगी तो क्षारीय गुणों में भी कमी होगी। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनका परमाणु आकार बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति भी कम हो जाती है। बिस्मथ में इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति कम है, तो इसमें क्षारीय गुण कम है। और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति अधिक है, क्योंकि इसका आकार छोटा है, इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है। इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है तो यह इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो इसमें क्षारीय गुण अधिक होते हैं। अपचायक सामर्थ्य। अपचायक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ का अपचयन करते हैं, उन सभी पदार्थों को अपचायक कहा जाता है। ये सभी हाइड्राइड हैं, और ये हाइड्राइड क्या करते हैं? हाइड्रोजन देते हैं। हाइड्रोजन दूसरे पदार्थ के साथ जुड़कर उसका अपचयन कर देती। NH3 दुर्बलतम अपचायक है, इसमें हाइड्रोजन देने की प्रवृत्ति कम है। और बिस्मथीन यह प्रबलतम अपचायक है। इन सभी हाइड्राइड में प्रबलतम अपचायक बिस्मथीन। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन देने की प्रवृत्ति अधिक होती है। तो अपचायक गुण हाइड्रोजन देने की प्रवृत्ति पर निर्भर करते हैं। हाइड्रोजन देने की प्रवृत्ति अधिक क्यों होती है? इस बिस्मथीन में हाइड्रोजन देने की प्रवृत्ति अधिक क्यों होती है? बिस्मथ का परमाणु आकार बड़ा है, तो बिस्मथ और हाइड्रोजन के बीच बंध लंबाई अधिक होगी, और बंध लंबाई अधिक होगी तो बंध की दुर्बलता भी अधिक होगी। बंध अधिक दुर्बल होगा तो बंध सरलता से टूट जाएगा और सरलता से हाइड्रोजन परमाणु अलग हो जाएगा, तो इसकी हाइड्रोजन देने की प्रवृत्ति अधिक है, तो इसमें अपचायक गुण अधिक होते हैं। और NH3 में अपचायक गुण कम होते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु आकार छोटा है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच की बंध लंबाई कम है। बंध लंबाई कम होती है तो बंध प्रबल होता है। NH3 में बंध लंबाई कम होने के कारण हाइड्रोजन देने की प्रवृत्ति कम होती है, बंध प्रबल हो जाता है और सरलता से नहीं टूटता है, तो NH3 में हाइड्रोजन देने की प्रवृत्ति कम होती है। बंध कोण। बंध कोण पर आधारित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। NH3 से BiH3 की ओर जाने पर बंध कोण का मान कम होता है। NH3 का बंध कोण अधिक होता है और BiH3 का बंध कोण कम होता है। NH3 में इन दोनों बंधों के बीच का कोण या इन दोनों बंधों के बीच का कोण, मतलब तीनों बंधों में से कोई से भी दो बंधों के बीच का कोण 107.8 डिग्री होता है। और PH3 में बंध कोण कम होता है। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि PH3 का बंध कोण कम क्यों होता है जबकि NH3 का बंध कोण अधिक होता है। अधिकतर प्रश्न NH3 और PH3 पर आधारित होते हैं और ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बंध कोण कम होने का कारण समझते हैं। वर्ग में नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, यह तो आपको पता होगा। ऊपर से नीचे जाते हैं, परमाणु आकार बढ़ता है, और परमाणु आकार बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति कम होती है। वर्ग में नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति कम होती है। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है क्योंकि इसका आकार छोटा है, अतः नाइट्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन को अधिक आकर्षित करता है। यहाँ पर इस चित्र में इसे देखते हैं। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है तो नाइट्रोजन क्या करता है?
बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अधिक आकर्षित करता है। ये 3 बंध होते हैं। इन तीनों बंधों में प्रत्येक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बंध के इलेक्ट्रॉनों को हम क्या बोलते हैं? आबंध युग्म, बॉन्ड पेयर। तो नाइट्रोजन तीनों बंधों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो इलेक्ट्रॉन युग्म नाइट्रोजन के समीप आ जाते हैं। तीनों बंधों के इलेक्ट्रॉन युग्म नाइट्रोजन के समीप आ जाते हैं। तो तीनों इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे के भी समीप आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर समान आवेश होता है तो इनके बीच प्रतिकर्षण होता है। जब इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे के समीप आ जाते हैं तो इनमें प्रतिकर्षण अधिक होता है, और इस प्रतिकर्षण के कारण ये तीनों बंध एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, पास नहीं आते हैं। तो यहाँ पर आपको बंध कोण अधिक मिलेगा। NH3 में बंध कोण अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन युग्म नाइट्रोजन के समीप आ जाते हैं, अतः बंध के इलेक्ट्रॉन युग्मों में प्रतिकर्षण अधिक होता है। इसी कारण NH3 में बंध कोण अधिक होता है। फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस की विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन से कम होती है, अतः PH3 में बंध कोण कम होता है। इस फास्फोरस की विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन से कम है। फास्फोरस बंध के इलेक्ट्रॉनों को कम आकर्षित करता है, तो बंध के इलेक्ट्रॉन इस फास्फोरस से दूर रहते हैं, फास्फोरस के समीप नहीं आ पाते। जब फास्फोरस के समीप नहीं आ पाते तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे के समीप भी नहीं आ पाते, तो इनमें प्रतिकर्षण कम होता है। प्रतिकर्षण तो होता है लेकिन इस NH3 की तुलना में कम होता है। अब बंधों के बीच प्रतिकर्षण कम होगा तो बंध एक दूसरे के समीप आ जाएंगे, तो बंध कोण कम हो जाता है, 93.6 डिग्री हो जाता है। यहाँ पर एक और बात हम समझ लेते हैं। यह मीथेन का अणु है CH4, और कार्बन का संकरण sp3 होता है। चारों बंधों की व्यवस्था और आकृति चतुष्फल की होती है। चतुष्फल के कोण कितना होता है? 109.5 डिग्री होता है, और इस कोण को हम इस तरह भी लिखते हैं 109 डिग्री 28 मिनट। इस कोण को याद रखना, बाकी कोण याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम अमोनिया की तुलना मीथेन से करते हैं तो मीथेन में बंध कोण मतलब चतुष्फल के कोण अधिक होता है, और यहाँ पर अमोनिया में बंध कोण इस मीथेन की तुलना में कम होता है। तो इसका कारण क्या है? आप देख सकते हो नाइट्रोजन पर एकाकी युग्म है और यहाँ पर कार्बन के आसपास केवल आबंध युग्म है, मतलब बंध के इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन पर एकाकी युग्म भी होता है और बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म भी होते हैं। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और इन बंधों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच प्रतिकर्षण होता है, मतलब यह एकाकी युग्म इस बंध को नीचे की ओर धकेलता है, इसी तरह इस बंध को नीचे की ओर धकेलता है। नाइट्रोजन और कार्बन दोनों का संकरण sp3 होता है, परंतु यहाँ बंध कोण अधिक है और यहाँ पर कम है। एकाकी युग्म और आबंध युग्म के बीच प्रतिकर्षण के कारण ये बंध थोड़े से एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, तो बंध कोण 109.5 डिग्री से घटकर 107.8 डिग्री हो जाता है। ये तीनों बंध एक दूसरे के समीप आते हैं, परंतु अधिक समीप नहीं आते। अगर हम अमोनिया की तुलना फॉस्फीन से करते हैं तो अमोनिया में बंध कोण अधिक है और फॉस्फीन में कम है। यहाँ पर तीनों बंध एक दूसरे के अधिक समीप आ जाते हैं। यहाँ भी एकाकी युग्म और आबंध युग्म प्रतिकर्षण होता है, परंतु चूंकि फास्फोरस की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से कम है तो बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन इस फास्फोरस के समीप नहीं आते, दूर रहते हैं, और ये तीनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से भी दूर होते हैं। यहाँ पर जब मान लो ये नाइट्रोजन के समीप आ जाते हैं तो एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, और यहाँ पर फास्फोरस की विद्युत ऋणता कम है तो तीनों इलेक्ट्रॉन युग्म इस फास्फोरस के समीप नहीं आ पाते।
दूर रहते हैं, और दूर रहने से क्या होता है, इनके बीच की दूरी अधिक होती है, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण यहाँ से थोड़ा कम होता है। तीनों बंधों के बीच प्रतिकर्षण कम होगा तो तीनों बंध एक दूसरे के अधिक नज़दीक आ जाते हैं, तो बंध कोण कम हो जाता है। इन दोनों में एकाकी युग्म आबंध युग्म प्रतिकर्षण होता है, और आबंध युग्म के बीच भी प्रतिकर्षण होता है, लेकिन यहाँ पर प्रतिकर्षण अधिक होता है और यहाँ पर प्रतिकर्षण कम होता है। और उसका कारण है फास्फोरस की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से कम होती है। और इन दोनों की बात करते हैं तो यहाँ बंध कोण अधिक है और यहाँ पर कम है। उसका कारण क्या है, इसमें एकाकी युग्म और आबंध युग्म प्रतिकर्षण होता है, इसमें नहीं होता है, तो यहाँ 109.5 डिग्री बंध कोण होता है और यहाँ पर बंध कोण थोड़ा सा कम हो जाता है, और यहाँ पर तीनों बंध एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, तो बंध कोण बहुत कम हो जाता है। फास्फोरस के बाद आने वाले तत्वों की विद्युत ऋणता कम होती जाती है, तो बंध कोण और भी छोटा होता जाता है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इन हाइड्राइड का बंध कोण घटता है, कम होता है। चलो एक और बात समझ लेते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच प्रतिकर्षण का क्रम। ये क्रम आपने 11वीं क्लास में समझा होगा, और नहीं समझा तो बस आप इसे याद रखना, क्योंकि यह क्रम बहुत से प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमें इस क्रम को याद रखना पड़ता है। एकाकी युग्म एकाकी युग्म, एकाकी युग्म एकाकी युग्म मतलब लोन पेयर, लोन पेयर प्रतिकर्षण बहुत अधिक होता है, और एकाकी युग्म आबंध युग्म मतलब लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण कम होता है, और आबंध युग्म प्रतिकर्षण मतलब बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण इन तीनों में सबसे कम होता है। तो इस क्रम को याद रखना। फिर हमने क्या समझा, हमने समझा कि मीथेन में बंध कोण 109.5 डिग्री होता है, NH3 में एकाकी युग्म आबंध युग्म प्रतिकर्षण होता है, अतः बंध कोण 107.8 डिग्री कम हो जाता है। अमोनिया का बंध कोण मीथेन से कम होता है, उसका कारण एकाकी युग्म आबंध युग्म प्रतिकर्षण होता है। इसके बाद हमने देखा कि फॉस्फीन का बंध कोण अमोनिया से कम होता है, तो इसका कारण क्या है, फॉस्फीन में फास्फोरस की विद्युत ऋणता कम होती है। विद्युत ऋणता कम होने से बंधों के इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण, कौन सा प्रतिकर्षण, आबंध युग्म प्रतिकर्षण कम हो जाता है, अतः बंध समीप आ जाते हैं और बंध कोण NH3 से कम हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं गलनांक और क्वथनांक की। अमोनिया का गलनांक फॉस्फीन से अधिक होता है, अमोनिया का क्वथनांक फॉस्फीन से अधिक होता है। इसका कारण क्या है, क्या आपको पता है? कोई बात नहीं, अगर नहीं पता तो उसी बात को हमें समझना है। अमोनिया का क्वथनांक और गलनांक फॉस्फीन से अधिक होने का कारण हाइड्रोजन बॉन्ड है। अमोनिया के अणुओं के बीच इस तरह से अमोनिया के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। हाइड्रोजन बंध कौन से अणुओं में पाया जाता है, पिछले वीडियो में हमने समझा था। वे सभी अणु जिनमें हाइड्रोजन परमाणु फोन के साथ जुड़ा होता है। किसके साथ जुड़ा होता है? फोन के साथ। फ्लूओरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन तीनों में से किसी भी एक तत्व के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इस प्रकार के अणुओं में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। आप देख सकते हो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, यहाँ पर फास्फोरस के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, तो फॉस्फीन में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। हाइड्रोजन बंध प्रबल होता है, मजबूत होता है, इसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी कारण अमोनिया का गलनांक और क्वथनांक फॉस्फीन से अधिक होता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, पहले तो गलनांक और क्वथनांक में कमी हो जाती है। अमोनिया से कम होता है फॉस्फीन का गलनांक और क्वथनांक, परंतु उसके बाद क्या होता है, गलनांक और क्वथनांक में वृद्धि होती है, और सबसे अधिक गलनांक और क्वथनांक, इन सभी में सबसे अधिक गलनांक और क्वथनांक बिस्मथीन का होता है। BiS3 का गलनांक क्वथनांक अधिक होता है। क्यों अधिक होता है, जबकि इनमें तो कोई हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता? होता क्या है, जब एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है, परमाणु भार भी बढ़ता है। परमाणु आकार बढ़ने से
आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। बिस्मथ का परमाणु आकार बड़ा है, तो परमाणु आकार में वृद्धि होने से वांडर वाल बलों में वृद्धि होती है। वांडर वाल्स बल दुर्बल होते हैं। सभी वांडर वाल्स बलों में हाइड्रोजन बंध प्रबल होता है, परंतु वांडर वाल बलों की संख्या बढ़ जाती है जब परमाणु का आकार बड़ा हो जाता है। वांडर वाल बल क्या है? जैसे दो परमाणु है, तो इन परमाणुओं की सतह एक दूसरे को आकर्षित करती है। इस आकर्षण को हम वांडर वाल्स बल कहते हैं, और यह आकर्षण दुर्बल होता है। परंतु जब परमाणु का आकार बड़ा होता है तो परमाणु की सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है, तो परमाणुओं की सतह अधिक होती है तो उनके बीच के आकर्षण बलों की संख्या में वृद्धि होती है, वांडर वाल्स बलों में वृद्धि हो जाती है। इसी कारण गलनांक और क्वथनांक में भी वृद्धि हो जाती है, क्योंकि बलों की संख्या अधिक होगी तो उनको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो गलनांक क्वथनांक अधिक होगा। सबसे अधिक गलनांक क्वथनांक इस वर्ग 15 में सबसे अधिक गलनांक और क्वथनांक किस हाइड्राइड का होता है? बिस्मथीन का। इसे याद रखना और इन दोनों को याद रखना। इनके गलनांक क्वथनांक में अंतर पर एग्जाम में प्रश्न आता है। विलयता की हम बात करते हैं तो अमोनिया को छोड़कर बाकी सभी हाइड्राइड जल में नहीं घुलते हैं। अमोनिया जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है तो यह जल में घुल जाता है, और अन्य तत्वों के हाइड्राइड जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते तो जल में नहीं घुलते हैं। जैसे फॉस्फीन की हम बात करते हैं तो अमोनिया और फॉस्फीन पर प्रश्न बनता है। आपसे पूछा जाता है कि अमोनिया जल में विलय होता है जबकि फॉस्फीन जल में अविलय होता है। क्यों होता है? कारण बताओ। तो बस आपको क्या बताना है? अमोनिया जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है जबकि फॉस्फीन जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। इसी कारण फॉस्फीन जल में अविलय होता है। अमोनिया जल के साथ हाइड्रोजन बंध इस तरह से बनाता है। ये 3 तत्व होते हैं और इनकी विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है, तो बंध के इलेक्ट्रॉन इनके समीप आ जाते हैं। इन पर ऋणावेश और हाइड्रोजन पर धनावेश आ जाता है। ऑक्सीजन पर ऋणावेश आ जाता है। अमोनिया का ऋणावेशित नाइट्रोजन जल के अणु के धनावेशित हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, और यह आकर्षण प्रबल होता है। इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। इस ऑक्सीजन की हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन अमोनिया के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करती है। अमोनिया का कोई दूसरा अणु है तो उसका हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से आकर्षित होता है, और इसी तरह अमोनिया का नाइट्रोजन जल के हाइड्रोजन परमाणुओं को आकर्षित करता है, तो अमोनिया और जल के अणु के बीच में हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। जब किसी एक अणु में हाइड्रोजन बंध बनता है, किसी सिंगल एक अणु में हाइड्रोजन बंध बनता है तो उसे अंतः अणु का हाइड्रोजन बंध कहते हैं। परंतु जब दो अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध बनता है, दोनों अणु समान प्रकार के हो सकते हैं, दोनों अणु भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, परंतु दो अणु होते हैं, कोई एक अणु नहीं होता है। तो दो अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध बनता है तो उसे क्या बोलते हैं? अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध या इंटरमोलेक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। जाते जाते मैं आपको एक और बात समझा देता हूँ। यह आकृति चतुष्फल की होती है। 4 बंधों की व्यवस्था चतुष्फल की होती है और आकृति भी चतुष्फल की होती है। इसका कार्बन का संकरण sp3 होता है, नाइट्रोजन का संकरण भी sp3 होता है। संकरण का हम कैसे पता करते हैं? हम परमाणु को देखते हैं, केंद्रीय परमाणु को देखते हैं, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन युग्म को काउंट करते हैं। पाई बंध को छोड़कर बाकी सभी इलेक्ट्रॉन युग्म काउंट करना है। यहाँ पाई बंध अनुपस्थित है। सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन को गिनना है। एक इलेक्ट्रॉन युग्म, दूसरा इलेक्ट्रॉन युग्म, तीसरा इलेक्ट्रॉन युग्म, चौथा इलेक्ट्रॉन युग्म। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन युग्म है, और जब 4 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं तो संकरण sp3 होता है, और चारों इलेक्ट्रॉन युग्म की व्यवस्था चतुष्फल की होती है। चूँकि यहाँ 4 बंध है तो चारों इलेक्ट्रॉन युग्म बंध में उपस्थित है तो आकृति भी चतुष्फल की होती है। नाइट्रोजन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन युग्म है? 3 तो
इन सिग्मा बंधों के इलेक्ट्रॉन युग्म है और एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। इसके आसपास नाइट्रोजन के आसपास 4 इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो इसका भी संकरण क्या होगा, sp3 होगा। परंतु यहाँ बंधों की संख्या 3 है, यहाँ 4 बंध है और यहाँ बंधों की संख्या 3 है। तो हम क्या करते हैं, चारों इलेक्ट्रॉन युग्म में से किसी एक इलेक्ट्रॉन युग्म को छोड़कर बाकी 3 इलेक्ट्रॉन युग्म बंध के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं। तो जिसे हम छोड़ देते हैं उसे एकाकी युग्म कहा जाता है और बाकी जो बंध में इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं उनको आबंध युग्म कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन युग्मों की व्यवस्था चतुष्फल की होती है, परंतु आकृति अलग होती है, क्योंकि आकृति तो इन बंधों के कारण नज़र आती है। जब इन बंधों को हम इस तरह से लाइन खींचकर बनाते हैं और इन बंधों को हम मिला देते हैं तो हमें आकृति इस तरह की नज़र आती है, जिसे हम पिरामिड शेप या त्रिकोणीय पिरामिडीय आकृति कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर